लखनऊ के पटल पर इतने दिनों बाद तकनीकी ने ऐसा संभव किया है कि हम आपको सुन पा रहे हैं। और सभी श्रोताओं से मैं बता दूं कि जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में डीपीईपी कार्यक्रम की, जब हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की, तो सर बहुत निकटता से जुड़े हुए थे। और कई सारे सर्व शिक्षा अभियान में जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनकी नियुक्तियां सर के सामने हुई थी, और डीपीपी प्रोग्राम को बहुत करीब से आपने अनुभव किया था। और बहुत सारे दिव्यांगजनों के पुनर्वास के संबंध में आपने परियोजना कार्यालय के माध्यम से बहुत सारी नीतियों का क्रियान्वयन कराया था, और बहुत सुंदर उस समय सारी चीजें चल रही थी, और जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं आज भी दिखता है। तो सर हम थोड़ा सा आपसे ये भी अनुरोध करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ श्रोता जो छात्र के रूप में है, कभी कभी जब बात आती है डीपीपी प्रोग्राम की, जो सिलेबस में कभी हिस्सा था, जब सर्व शिक्षा अभियान की, फिर बीच में समेकित शिक्षा की बात, तो मुझे लगता है कि आज संजोग से आज हमारे पटल पे आप उपस्थित हैं, थोड़ा सा अपने विषय के साथ इस पे भी चर्चा होती रहे कि क्या क्या बदलाव आया, क्योंकि आप उसके गवाह रहे हैं। हाँ, ये तो इतिहास का एक हिस्सा हो चुका है अब डीपीईपी या ये सारे कार्यक्रम, लेकिन फिर भी सर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आपका अनुभव आज हमारे श्रोताओं के समक्ष सर जरूर एक ज्ञान के रूप में प्राप्त हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद राकेश पांडे जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा। और दीपक जायसवाल जी, आप से परिचय हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच में बताऊं, लखनऊ तो सही में मेरी कर्म भूमि थी, और जहाँ तक आपने विषय थोड़ा सा बोला है कि डीपीईपी और सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कुछ कहा जाए, तो उत्तर प्रदेश में डीपीईपी एक योजना चलती थी, उससे पहले एक बीईपी योजना चलती थी, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। वो उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में चलती थी, जिनको हम डेवलप्ड जनपद बोलते थे। जैसे लखनऊ था, कानपुर था, प्रयागराज था, आपका जितने भी बड़े शहर हैं, बनारस था, इन शहरों में ही वो योजना चलती थी। और उसके बाद विश्व बैंक से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फंडिंग लिया, और भारत सरकार के सहयोग से एक नई योजना बनी थी, करीब ये 1996-97 के आसपास, और उसको कहा गया था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम गति। क्योंकि बीईपी चल चुकी थी, तो इसलिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम गति चला था। और उसका एक यूपी में एक परियोजना परिषद का गठन हुआ था, जिसका नाम था सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, निशातगंज में है, बेसिक शिक्षा निदेशालय का ऊपर वाला भाग बिल्डिंग का, उसी में। तो जब डीपीईपी आई थी, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्यों आया था, ये सोचा गया कि सारे बच्चे जो है तो स्कूल में हो जाएं। तो स्कूल में कैसे जाएंगे, तो उसके लिए एक अभियान चलाया जाता था। अगर आप याद करेंगे, स्कूल चलो अभियान करके चलता था उत्तर प्रदेश में। अभी चलता है कि नहीं चलता मुझे नहीं मालूम, पहले चलता था। नागेश जी, एक चूंकि ये क्लास है, वेबिनार नहीं है, तो कोई एक श्रोता जो है अपना माइक ऑन कर ले, बीच बीच में मुझे लगे कि हाँ सुनाई दे रहा है। तो जी सर, अभी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही सर। बिल्कुल ठीक। यस सर। तो अगर मैं विषय से भटक रहा हूँ और अगर आपको समझ में ना आए, तो मुझे बिल्कुल बता दीजिएगा, मैं आपकी क्लास का शिक्षक। ठीक है जी सर। तो जब ये देखा गया स्कूल चलो अभियान चलाया गया कि सारे बच्चों को स्कूल में ले आया जाए। अब स्कूल चलो अभियान चलाने के लिए जिले लेवल पे कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, तो कहा गया कि एक जिला समन्वयक रखा जाए, और वो उसको कहा गया जिला समन्वयक सामुदायिक सहायता। ठीक है, वो समुदाय के सहयोग से समुदाय को जागरूक करके, समुदाय को मोटिवेट करके, समुदाय में तमाम तरह के पपेट शो, नुक्कड़ नाटक, ऐसे तमाम चीजें करके हर बच्चे को कोशिश करे स्कूल में आ जाए। अब जब बच्चे स्कूल में आ जाएंगे, तो उसके लिए स्कूल की जरूरत होगी। तो फिर ये हुआ कि एक जो है सिविल वर्क रखा जाए, और तय हुआ कि 1.5 किलोमीटर की परिधि में, अगर मैं अपनी जगह पे जहां पे बैठा हूँ वहां से 1.5 किलोमीटर की परिधि में आगे बढ़ जाऊं, तो मुझे एक प्राथमिक स्कूल मिल जाना चाहिए।
और 3 किलोमीटर की परिधि में एक उच्च प्राथमिक स्कूल मिल जाए। तो स्कूल बनने चालू हो गए। अब चूंकि स्कूल चलो अभियान चालू हुआ था तो स्कूल बन गए, स्कूल बने तो उसमें संख्या ज्यादा हो गई, छात्र संख्या। तो ये हुआ कि जिन जिन स्कूलों में छात्र संख्या ज्यादा हो जाएगी वहां पे अतिरिक्त कक्षा बनाया। इसको जो है इसके लिए कोई अलग से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उस समय नहीं रखा गया था। स्कूल में चूंकि बच्चे आ गए, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि ये 1.5 किलोमीटर की परिधि के बावजूद भी नहीं आ पा रहे थे। जैसे घुमंतु बच्चे थे, ईंट भट्टा में काम करने वाले बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, भिखारी थे, रेलवे प्लेटफॉर्म में काम करने वाले थे। तो ऐसे तमाम बच्चों के लिए यह तय हुआ कि गांव का ही एक शिक्षक नियुक्त कर दिया जाए और उसको अनुदेशक कहा गया और उसको EGS कहा गया, एजुकेशन गारंटी स्कीम सेंटर। उसको हिंदी वाला मुझे नाम भूल गया, थोड़ा सा अभी अंग्रेजी माहौल में पिछले 14-15 साल से हो गया तो थोड़ा सा नाम विद्या घर या कुछ ऐसे बोलते थे और उनके शिक्षक को अनुदेशक बोलते थे। तो उनको 1000-1500 रुपए पर मंथ उनको एक मानदेय दिया जाता था और ये कहा जाता था कि ये सारे बच्चे पढ़ेंगे गांव में, लेकिन उनका एनरोलमेंट किसी नजदीकी स्कूल में रहेगा। अब इन सब कार्यक्रमों को देखने के लिए कोई एक जिला समन्वयक की जरूरत थी, तो उसमें कहा गया जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा, क्योंकि ये एक प्रकार की वैकल्पिक शिक्षा। तो EGS को ले गए। जो आपके मकतब थे, मदरसे थे, मकतब और मदरसा, निस्वा, ये 3 शब्द आप खूब सुनते होंगे, मदरसा, मकतब, निस्वा। निस्वा जनरली गर्ल्स के लिए स्कूल होता है और जो मकतब और मदरसा होते हैं एक से 5 तक के लिए होता है, एक जो है हायर एजुकेशन के लिए। तो उसमें दीनी तालीम पढ़ाई जाती थी, दुनियावी तालीम नहीं पढ़ाई जाती थी। तो ये हुआ कि अल्टरनेटिव और इनोवेटिव एजुकेशन में अगर वहाँ के शिक्षक हमारा वाला पाठ्यक्रम पढ़ाना चालू कर देंगे तो उनको भी अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा और उस मकतब मदरसे में दुनियावी तालीम भी पढ़ाई जाने लगेगी। तो इस तरह की नेटवर्क के इशू के कारण सर थोड़ा डिस्कनेक्ट हुए हैं, अभी जल्द ही जुड़ रहे हैं फिर वापस। जी सर, जी सर। माइक अनम्यूट करें सर, माइक अनम्यूट करें। मेरे तरफ से नेटवर्क आ गया था और ये चूंकि मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ तो ये बीच बीच में अगर कोई मेरे मोबाइल में फोन करेगा तो जा सकता है, तो प्लीज माफ करिएगा। तो मैं जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा के बाद प्रशिक्षण के जिला समन्वयक की बात कर रहा था। तो प्रशिक्षण के एक जिला समन्वयक रखे गए और उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया और सारे प्रशिक्षण शिक्षकों को जो है पूरे प्रदेश के शिक्षकों को तय किया गया कि इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। किसी को 10 दिन की ट्रेनिंग, किसी को 5 दिन की ट्रेनिंग, ऐसे ढेर सारी ट्रेनिंग जो है डाइट के थ्रू हुई। फिर ये तय किया गया कि ये ट्रेनिंग देने से फायदा तो तब होगा जब गांव लेवल पे जो कठिन सवाल है, जो हमारे शिक्षक सही ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उसको भी सलूशन कहीं से आना चाहिए। तो एक क्लस्टर रिसोर्स सेंटर या हिंदी में उसको NPRC, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र कहा गया, वो खोला गया और वहीं के एक सीनियर टीचर को कहा गया कि वो उसके न्याय पंचायत संसाधन केंद्र प्रभारी हो। और गांव लेवल पे एक समिति बनाई गई जिसको जिला शिक्षा समिति कहा गया। तो अगर स्कूल के मास्टर को कोई भी तकलीफ हो रही है पढ़ाने में, किसी भी गणित के सवाल में, विज्ञान के सवाल में, हिंदी के सवाल में, तो वो अपना मैटर जिला शिक्षा समिति के सामने रखेंगे और जिला शिक्षा समिति अगर उसको नहीं जवाब दे पाएंगी तो वो NPRC के पास जाएगा। NPRC भी अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर वो जाएगा ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में, जो कि हर ब्लॉक लेवल पे एक बनाया गया था जिसको BRC बोलते हैं। और BRC भी अगर उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो उसको डाइट में भेजा जाएगा, जिसको जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता था। और डाइट में भी सही में जवाब न मिल पाया या लगा कि ये सही सवाल नहीं है
तो उसको SCRT में भेजा जाएगा, और फिर अगर SCRT भी नहीं तो NCRT, और वहां पे भी नहीं हुआ तो उस सिलेबस को हटा दिया जाएगा। ये एक सिस्टम बनाया गया था, सपोर्ट सिस्टम जिसको कहा जा सकता है। NCRT से SCRT, SCRT से डाइट, डाइट से BRC, BRC से NPRC, NPRC से जिला शिक्षा समिति, और उसका प्रशिक्षण कराया गया था। तो ये सारा कुछ जो है प्रशिक्षण के जिला समन्वयक का काम था। फिर देखा गया कि जब स्कूल में बच्चे आ गए तो उसमें हमारे कुछ दिव्यांग बच्चे भी आ गए। अब दिव्यांगों को भी जो है पढ़ाना है, तो उस प्रयोग किया गया कि जिले का कोई भी 2 ब्लॉक ले लेंगे और वहां पे दिव्यांगों की पढ़ाई पे विशेष जोर दिया जाएगा, और उसके लिए एक ट्रेंड क्वालिफाइड आइदर D.Ed किया हुआ या B.Ed किया हुआ और ग्रेजुएट ऐसा व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर समेकित शिक्षा रखा गया, और उस समय करीब 9,000 रुपया पर मंथ सैलरी दी गई, जो कि पूरे देश में सबसे बेहतर सैलरी थी। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में उस समय बहुत बढ़िया था। और एक कार्यक्रम चालू हुआ, IED बोलते थे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। तो इस तरह करके फिर देखा गया बहुत सारी बालिकाएं स्कूल में आ रही हैं, तो उनके लिए एक नया समन्वयक रखा गया, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा। तो ये कुल मिलाकर के DPP 5 जिला समन्वयक हुआ करते थे, जो कि DPP को BSA साहब के अध्यक्षता में चलाते थे। और उस समय BSA साहब का भी पद जो है BSA नहीं कहलाता था, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी कहलाते थे, उनका कार्यालय अलग होता था। चूंकि ये विश्व बैंक की योजना थी, इसलिए इस तरह के सारे पद थे। बाद में इसी को एक गवर्नमेंट आई सेंट्रल में, और वो समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने देखा कि हम विश्व बैंक से क्यों पैसा लें, हम अपने पैसे से इस स्कीम को चलाएं। तो उन्होंने 1% एजुकेशनल सेस लागू कर दिया, और उस 1% जो एजुकेशनल सेस था उससे एक नई परियोजना लागू की, जिसको कहा गया सर्व शिक्षा अभियान। और वो एक साथ जो DPP 2 थी वो कुछ सिलेक्टेड जनपदों में थी, ऐसे जनपद जहां का SC ST का लिटरेसी रेट कम था, जहां के गर्ल्स का लिटरेसी रेट कम था, उन्हीं जनपदों में चयनित किया गया। जैसे बदायूं, आपका ढेर सारे जनपद थे, करीब 22 जनपद थे। उसके बाद जो बचे हुए जनपद थे उसमें DPP 3 चालू हुई, और DPP 3 के बाद फिर जो है 2000-2001 के आसपास सर्व शिक्षा अभियान आया। तो मैं ये तीनों में था, और संयोग से राज्य लेवल पे था, तो प्लानिंग करने में, ये सब करने में मैं था, तो मैं ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दिया। तो आप सब भी जिला समन्वयक समेकित शिक्षा बन सकते हैं। और इस समय ये प्लान किया गया कि क्यों ना एक रिसोर्स सपोर्ट दिया जाए। जिला समन्वयक अकेले है, तो जिला समन्वयक को रिसोर्स सपोर्ट देने के लिए शुरू में जो तय किया गया था कि हर ब्लॉक में, सॉरी जिले लेवल पे सिर्फ 3 लोग रखे जाए, एक BI का, एक HI का, एक MR का। तब MR बोलते थे, अभी ID बोलते हैं। तो 3 लोग रखे गए और उनको कहा गया रिसोर्स टीचर। और फिर जब मैं था तभी एक स्कीम बन गई कि इटिनरेंट टीचर रखे जाएं, जिनको जो है भ्रमणकारी टीचर कहा गया, हर ब्लॉक में 3। और फिर उसके चयन में बहुत सारी, मैं किस सरकारी पद में हूँ तो बोल नहीं सकता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी थी, लेन देन का खेल भी होता था। वो मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन और धीरे धीरे करके अभी हर ब्लॉक में 3 लोग हैं, और वो स्कीम बढ़िया चली। और उसके बाद तमाम प्लानिंग की गई थी, और कुल मिला करके हमारा जो स्कूल था उसमें कहा गया वो अब इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। तो जो पहले स्पेशल स्कूलों के लिए DPP 2 में परमिशन दी गई थी कि ढेर सारे स्पेशल स्कूलों को सपोर्ट करो, इसमें से मैं 5-6 को हम लोग फंडिंग करते थे, जैसे कि एक जीवन धारा था, एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड करके करौंदी BHU में थे, एक आपका बस्ती के थे SYSS बस्ती, ऐसे करके 5-6 NGO जिनको मुझे जो याद आ रहे हैं। बाकी बहुत सारे NGO की बात हुई थी कि सबको जो है हम लोग कुछ न कुछ सपोर्ट करेंगे। तो ये एक बेसिक सर्व शिक्षा का, आपका कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ये क्लासरूम समझ के, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान से कुछ भी रिलेटेड पूछ सकते हैं। मैं तब तक का जो जानता था वो बताऊंगा, नया कुछ आया होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा पढ़ के बताऊंगा, 2 दिन बता दूंगा। तो हम लोग अपने विषय पे आते हैं। जी सर जी। विषय हमारा था बौद्धिक दिव्यांगता। तो आप सब लोग, जहां तक मुझे बताया गया है कि आप लोग जो है D.Ed VI या B.Ed VI कर रहे हैं। D.Ed VI, डिप्लोमा इन एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट। जी 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 जी। तो आपको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक रखते हैं।
बौद्धिक, जैसे बीआई के साथ बहुत ज्यादा ऐसा नाम वाम में लेकर के दिक्कत नहीं थी। गांव में भले उल्टा सीधा नाम तमाम लेते थे, लेकिन लिखा पढ़ी में 2-3 तरह के ही नाम मिलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ ऐसा नहीं था। अगर आप शुरुआती दौर में देखें तो उनको, ऐसे बच्चों को कुछ लोग जो है तरह तरह के नामों से जो है पुकारा करते थे। कुछ लोग इनको जो है इडियट बोलते थे विदेशों में, कुछ लोग एमेंसिया का बच्चा बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे फीबल माइंडेड, हिंदी में कुछ लोग मूर्ख बोलते थे, बुद्धू बोलते थे, बौड़म बोलते थे। ऐसे तमाम नाम जो है लेते रहते थे। फिर कुछ एक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन बना। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन से पहले एक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिसेबल्ड बना। तो उसमें जो है उनको कहा गया मानसिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से असामान्य है, मानसिक रूप से विकलांग है। ऐसे कुछ नाम उनको दिए गए। फिर कुछ बुद्धिजीवी आए, उन लोगों ने कहा कि नहीं, इनको जो है मेंटली चैलेंज्ड कहा जाएगा। फिर हमारा जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आने के बाद, मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब समझ में आ रहा है ना? यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्पष्ट। हाँ, जहां पे भी लगे कि समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है? जी जी। तो जब पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में आया, तो हम लोगों का एक गीता होती है, जैसे जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं ना, ऐसे ही डिसेबिलिटी के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में काम करने के लिए WHO की एक गीता होती है, जिसको हम बोलते हैं ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो वो जो है, जो उसका 10वां एडिशन आया WHO का, तो उन्होंने कहा कि इसको मेंटल रिटार्डेशन करें। तो ICD-10 में चूंकि मेंटल रिटार्डेशन कहा गया, उसी समय हमारा PWD एक्ट आया, तो PWD एक्ट ने भी उसको मेंटल रिटार्डेशन कहा। फिर उसका DSM-5 एक डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस हम लोग करते हैं पेशेंट को देखने के लिए, तो उसके लिए एक DSM-5 आया। तो DSM-5 ने कहा नहीं, इनको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहेंगे। तो अभी जो हमारा RPD एक्ट आया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उसमें हमने कहा कि ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। और अभी जो ICD-11 आने वाला है या आ चुका है, उसमें कहा जा रहा है कि इनको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर करेंगे। तो रोज नाम बदल रहे हैं, समय समय पे वैज्ञानिक, सारी मनोवैज्ञानिक, स्पेशल एजुकेटर, इन लोगों को जितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है नया नया, उस हिसाब से वो कोशिश कर रहे हैं नया नाम देने का। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि अगर शुरू से लेके अब तक अगर मोटा मोटा देखा जाए, तो समझ सबकी एक ही जैसी थी। अगर उसका जो कॉन्सेप्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, वो शुरू से लेके, चाहे वो AAMD रहा हो, AAMR रहा हो, ICD-10 रहा हो, DSM-5 रहा हो, अभी RPD एक्ट रहा हो, PWD एक्ट रहा हो, सब जगह मोटा मोटा एक ही तरीके से समझाया गया है कि ऐसे बच्चे जिनकी बौद्धिक क्षमता में सार्थक कमी आ गई। सार्थक कमी मतलब अगर उनका IQ टेस्ट करें तो वो 70 या 70 से कम हो जाता है। अब ये 70 कैसे किया गया? अगर एक सामान्य व्यक्ति की IQ कितनी होती है? 90 से 110 के बीच। सही बोल रहा हूं मैं? आपको पता है? कोई भी बच्चा फीडबैक दे। जी सर। हाँ, तो जो सामान्य लोग होते हैं, उनका जो IQ होता है 90 से 110 के बीच होती है। और हम सब 90 से 110 के बीच वाले हैं। अगर हम 110 से ऊपर वाले होते तो शायद किसी बड़ी ऊंची वाली कुर्सी में बैठे होते। यहाँ पे न मैं वेबिनार कर रहा होता, ना आप पढ़ रहे हो, ठीक है? और 90 से कम वाले भी हम लोग नहीं। तो इनका अगर एवरेज निकाला जाए, गणित की भाषा में मीन निकाला जाए, तो वो कितना होगा? 100। और जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि सार्थक कमी का मतलब होता है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन, मतलब मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कम। कैलकुलेशन किया गया तो पता चला ये स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 15। तो 15 गुणते 2 कितना होता है? 30। तो 100 में से 30 निकाल दे तो कितना हो गया? 70। तो इसीलिए कट ऑफ जो है 70 किया गया। ये अगर कोई पूछे कि 70 ही क्यों किया गया, तो उसका मेन रीजन है कि सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का मतलब होता है
IQ शुड बी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। IQ जो है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से कम होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो 15 आएगा, 15 गुणित 2 30 होता है, इसलिए उसको 70 कहा। तो किसी भी व्यक्ति की IQ अगर 70 या 70 से कम है, अब जब किसी की IQ 70 हो जाएगी तो आप इमेजिन करो कि आपका उम्र है 18 साल और आपके पास बुद्धि है 70%, तो आपका उम्र कितना हो जाएगा? करीब 12 से 13 के आसपास। मतलब 18 साल का आदमी जो व्यवहार करेगा वो कैसे करेगा? 12 से 13 साल। ये बहुत बुद्धिमान वाले बौद्धिक दिव्यांग की बात कर रहा हूं। अगर किसी की IQ 50 हो जाएगी तो कितना बिहेव करेगा? 9 साल की तरह। अगर किसी का IQ जो है और कम हो गई तो उस हिसाब से तब जब वो 18 साल का पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट खत्म होता है हमारा, जब मेंटल डेवलपमेंट बंद हो जाता है वो होता है 18 साल का। इसीलिए बहुत सारी चीजें 18 साल की उम्र से ही शुरू करने की बात की जाती है, जैसे शादी मतलब बच्चे पैदा करने की उम्र, और वो बहुत सारी चीजें 18 के बाद ही करनी होती है। इसीलिए उसको 18 इसलिए रखा गया क्योंकि जो ब्रेन डेवलपमेंट है और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, मेंटल एज का डेवलपमेंट है, वो 18 साल तक काम करता रहता है और इसको हम विकासात्मक अवधि बोलते हैं। तो इस अवधि में विकासात्मक अवधि कब से कब तक होती है? जब बच्चा पेट में आ जाता है उस दिन से लेकर के 18वें जन्मदिन तक। तो इस पीरियड में अगर किसी बच्चे का IQ टेस्ट किया जाए, और IQ हम कब टेस्ट कर सकते हैं? जब बच्चे की उम्र 3 साल से ज्यादा है। 3 साल से कम वाले बच्चे का हम IQ नहीं निकाल सकते, उसके लिए दूसरे टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट इतनी तेजी से होता है शुरू के 2 साल में कि हम IQ नहीं टेस्ट कर सकते। तो इसीलिए जनरली जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं वो 3 साल के बाद में, ठीक है। तो ऐसा बच्चा जिसका IQ अगर टेस्ट करे और IQ 70 या 70 से कम आ जाए और वो उसके अनुकूल व्यवहार मतलब उम्र के हिसाब के जो व्यवहार है उन व्यवहारों में कमी है। 2 चीजें होनी जरूरी है, एक तो IQ कम हो और दूसरा उनके अनुकूल व्यवहार में कमी। अनुकूल व्यवहार में जैसे बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उनका घर की एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ऐसे तमाम चीजें, मोटर एक्टिविटी का मतलब कि ग्रास मोटर, फाइन मोटर, ये तमाम इस तरह के जो भी विकासात्मक डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं कमी दिखती है। और ये दोनों कमियां अगर विकासात्मक अवधि में दिख जाए, विकासात्मक अवधि मतलब पेट में बच्चा रहने से लेकर के और 18वें जन्मदिन तक, तब हम उसको मानसिक मंद कहते हैं। तो अगर कोई हम में से कोई भी मानसिक मंद हो सकता है क्या? हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम लोग मानसिक मंद हो सकते हैं? बताइए हाँ या ना। किसी को बताइए, कोई फीडबैक दीजिए। कोई एक बोलिए, हम लोग मानसिक मंद हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि हम सब 18 पार कर चुके हैं, अब हम पागल हो सकते हैं, ठीक है। और लाइफ में आज के डेट में तो जो परसेंटेज आ रहा है कि बहुत लोग पागलपन के शिकार हुए हैं, तो हम सब पागल हो सकते हैं कभी न कभी। और जो बहुत पहले का डेटा था, करीब 15 से 20% लोग अपने लाइफ में पागल हो जाते हैं या मेंटल डिसऑर्डर उनके अंदर आते हैं। अभी तो करीब 40% तक जा रहा है। तो हमारे अंदर कभी न कभी कोई न कोई पागलपन के सिम्टम आ सकते हैं, लेकिन हम मंदबुद्धि नहीं हो सकते या बौद्धिक दिव्यांग नहीं हो सकते। बौद्धिक दिव्यांग होने की उम्र है 18 साल। 18 साल से पहले ही अगर होना है तो हम हो सकते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। फिर हम देखते हैं कि RPT एक्ट जो हमारा आया उसमें जो है मैं आपको छोटी चीजें बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। RPT एक्ट में इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो अगर कोई बच्चा माइल्ड है मतलब जिसकी IQ 70 और 50 के बीच में है, तो उसको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है वो 50% है। अगर कोई बच्चा मॉडरेट है, 35 से लेकर के 49 के बीच में है, तो उसको 75% का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर कोई बच्चा सीवियरली इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, जिसका IQ 20 और 34 के बीच में है, तो उसको 90% का सर्टिफिकेट मिलता है। और जिसकी IQ 20 से कम है उसको 100% सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल डिसेबिलिटी से हटके है। फिजिकल डिसेबिलिटी या ऑर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप पहले बोलते थे, अभी लोकोमोटर डिसेबल्ड बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जितना ज्यादा डिसेबिलिटी
उतना ज्यादा सर्टिफिकेट में परसेंटेज। यहाँ पे जितना ज्यादा IQ उतना कम परसेंटेज। तो कोई लोग आके पेरेंट्स कभी कभी बोलते हैं, अननोन गांव के पेरेंट्स बेचारे, उनको नहीं पता, अरे हमारे बच्चे का IQ तो 70 आया था लेकिन परसेंटेज 50 ही है। तो यहाँ पे IQ ज्यादा है मतलब बुद्धि ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है मतलब आपका डिसेबिलिटी कम। ठीक है, तो 50, 75, 90 और 100 यही 4 तरह के सर्टिफिकेट बाजार में आपको मिलेंगे। और अगर किसी डॉक्टर साहब ने इससे हटके कोई सर्टिफिकेट दिया है तो डॉक्टर साहब से कहीं ना कहीं गलती हो। ठीक है, तो अगर हम इतिहास को देखें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 70 से ज्यादा होते हैं और 90 से कम होते हैं, 84 के आसपास होते हैं, 83 के आसपास होते हैं। उनका क्या होगा? तो अभी अधर में लटके हुए, उनको हम लोग बॉर्डर लाइन डेवलपमेंटली डिसेबल्ड बोलते हैं। अब उनके लिए अभी तक कोई ऐसी स्कीम है, ना तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है और ना ही वो नॉर्मल होते हैं। तो उनके लिए हमारे RPD एक्ट में भी कोई व्यवस्था नहीं है और PWD एक्ट में भी कोई व्यवस्था नहीं थी। और उनका पढ़ाने में भी वही तकलीफें होती हैं जो मान लीजिए किसी का IQ 72 है तो वो भी माइंड की तरह ही बिहेव करेगा। IQ में 2-3 अंकों का अंतर है, तो हमारे लिए तो एक कैलकुलेशन है, लेकिन उनका दिमाग तो कमजोर है, तो तकलीफें उनको भी होती हैं। सर्टिफिकेट उनको नहीं मिल पाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत सारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों की तरह जैसे एक नॉर्मल बच्चा परफॉर्म करता है वैसे वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो हम लोग हमेशा जो है थोड़ा देखते हैं कि विदेशों में बड़ा अच्छा काम। विदेशों में अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्री में ऐसे बच्चों के लिए एक केज बनाया जाता था, डेथ केज बोलते थे उसको, और उस डेथ केज में ऐसे बच्चों को डाल के और समुद्र में छोड़ दिया जाता था। चिलकौवा खा लेते थे, मारने के लिए छोड़ दिया जाता। हम कहते हैं कि फॉरेन में बहुत अच्छा इनके लिए था। तो अगर लेकिन हमारे यहाँ जब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ 5000 ईयर्स पहले से ऐसी हिस्ट्री मिलती है कि 5000 ईयर्स पहले भी ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री थोड़ा सा नहीं पढ़े या पढ़ाया नहीं गया, तो इसलिए हमसे वो चीजें छूट गई। पहले विदेशों में कहा गया कि ऐसे बच्चों को स्पेशल स्कूल में पढ़ाना चाहिए, तो वहाँ पे करीब 20-25 साल स्पेशल स्कूल, 1890 के आसपास वहाँ पे स्पेशल स्कूल का बात आया और स्पेशल स्कूल चालू हुए, लोग पढ़ाना चालू किए। भारत में भी जो रिटन हिस्ट्री मिलती है आधुनिक काल की, उसमें बोलते हैं कि करीब 1950 के आसपास एक बाढ़ आई स्कूल में, और मतलब हम करीब 50 साल लेट थे। जो हिस्ट्री मिलती है, सच्चाई ऐसी नहीं, सच्चाई कुछ और। तो उस हिस्ट्री में लिखा गया है कि 1950 के आसपास हमारे यहाँ खूब सारे स्कूल खुले। विजुअल के तो पहले 1-2 खुल गए थे, 3-4, लेकिन इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के लिए बात नहीं। और ये खुलते खुलते विदेशों को रियलाइज हो गया कि स्पेशल स्कूल में मजा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या होता है शिक्षा का? शिक्षा का अल्टीमेट गोल होता है समाज में एक आइडेंटिटी मिले, समाज में एक बराबरी का दर्जा मिले। तो जब दर्जा उसको मिला ही नहीं, उसको तो स्पेशल स्कूल में पढ़ाने लग गए। मेरी आवाज आ रही ना नागेश जी? बिल्कुल आवाज आ रही सर, स्पष्ट आवाज आ रही। तो विदेशों में देखा गया कि स्पेशल स्कूल में पढ़ने से उस बच्चे को तरह तरह के कमेंट मिलते थे, तरह तरह के उसके बारे में डायलॉग बाजी होती थी और उसको अपनापन का फीलिंग नहीं आया। तो उन लोगों ने कहा कि क्यों ना एक ऐसे बच्चों को जनरल स्कूल में डाला जाए और एक अलग से क्लास बनाई जाए, जिसको कहा गया इंटीग्रेटेड क्लास इन ए रेगुलर स्कूल, और उनको रेगुलर स्कूल में पढ़ाने का प्रक्रिया अपनाने लगे। और जब वहां पे स्पेशल स्कूल कॉन्सेप्ट लगभग इस समझ में वो लोग आ गए थे कि स्पेशल स्कूल उतना सही चीज नहीं है जितना इंटीग्रेटेड क्लास इन रेगुलर स्कूल है, तब हमारे देश में स्पेशल स्कूल खुल रहे थे। फिर जब वहां पे इंटीग्रेटेड क्लास इन रेगुलर स्कूल वाला कॉन्सेप्ट में भी देखा गया है कि वो बच्चा अलग क्लास में पढ़ता है तो उसको तब भी चिढ़ाते हैं, वहां जब वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया तो हमारे देश में इंटीग्रेटेड क्लास इन रेगुलर स्कूल का किताबें लिखने लगे। फिर वहां पे आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मतलब इन बच्चों को ये एक अलग गंगा बह रही है जिसमें हम सब बह रहे हैं, एक अलग कहीं गंगा बह रही है जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, इनको हमारी वाली गंगा में मिलाना है, क्योंकि इनके अंदर कमी, उनके अंदर जो है वो बोल नहीं सकते ढंग से, उनका डेवलपमेंट ठीक नहीं है, उनके पास बहुत सारी कमियां हैं।
इसलिए उनको वो सारी सुविधा दे दो और फिर हमारे साथ ला दो, या हमारे साथ इंटीग्रेशन करो, कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग करो, ऐसे ऐसे कंसेप्ट आया। और हमारे देश में आईडी कंसेप्ट आ गया, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, ढेर सारी स्कीमें चली और तमाम शिक्षाविद जो है बताने लग गए कि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। फिर देखा गया कि उससे भी क्या हुआ, अंत में तो उस बच्चे के लिए चूंकि वो अलग सिस्टम था, अलग था, तो उसको अलग ही ट्रीट किया गया, उसको वो आइडेंटिटी सोसाइटी में नहीं मिली जो हम सबको मिल रही थी। तो एक साथ हमारे देश में और विदेशों में इस कॉन्सेप्ट को एक साथ कह सकते हैं। जब विदेशों ने भी सोचा कि इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, तो हमारे देश में भी कहा गया इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि यूएनसीआरपीडी का एक गाइडलाइंस आया और भारत जो है टाइम से उसको साइन कर दिया था। लेकिन एक्ट बनाते बनाते भारत को 10 साल लग गए। 2008 में साइन किया और 16 में 8 साल बाद हमारे यहाँ एक्ट आया। तो जब 2016 का एक्ट आया, तब से हम बात करते हैं कि हम लोग इंक्लूसिव स्कूल चलाएंगे, और अभी सर्व शिक्षा अभियान में भी इंक्लूसिव का ही बात हो रहा है। इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में हम कह सकते हैं कि हम विदेशों के लगभग साथ चल रहे हैं। तो अभी जो हमको कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि ये सब कुछ विदेशों से ही हमने सीखा है, तो थोड़ा सा मैं आज चाहूंगा आपका 5-10 मिनट का समय लेकर के कि अपनी हिस्ट्री थोड़ा सा देखा जाए कि क्या सच में हम विदेशों से ही सीख रहे हैं या हमारे पास भी कुछ था पहले। तो अगर आप जो है 5000 साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो है कोई स्पेशल स्कूल नहीं होता था, कोई इंक्लूसिव स्कूल नहीं होता था, कोई इंटीग्रेटेड स्कूल नहीं होता था, सिर्फ स्कूल होता था। और उस स्कूल को हम लोग बोलते थे गुरुकुल या ऋषिकुल, और जिसको हम किसी एक पेड़ के नीचे या किसी बगीचे में एक ऋषि के अध्यक्षता में उनके गुरुओं के और दूसरे गुरुओं के साथ मिलकर चलाया करते थे, जिसमें किसी भी तरह का बच्चा, अगर ढंग से आप अपने वेद को पढ़े, ऋग्वेद को, जिसका मतलब ही होता है टू नो, वेद का मतलब ही होता है जानना, ठीक है। तो वहां पे एक पढ़ाई का तरीका था, बेहतरीन तरीका, जिसमें आचरण सिखाते थे, विचार सिखाते थे, नीति वचन सिखाते थे। और ये नहीं देखा जाता था कि सामने वाला डिसेबल्ड है या एबल्ड है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, सबको उस स्कूल में पढ़ाया जाता था, जिसको कहा जाता था गुरुकुल या ऋषिकुल। और उसमें जो है नंबर के लिए नहीं पढ़ाया जाता था कि आप जो 30% लाओगे तो फेल हो जाओगे, 90% लाओगे तो टॉपर हो जाओगे, ऐसे करके नहीं पढ़ाते थे। वहां पे एक डिबेट करते थे, शिक्षक और शिक्षार्थी आपस में डिबेट करते थे और उनके साथ एक्चुअल चीज कॉन्सेप्ट सिखाते थे। और उसमें देखा जाता था कि किसी का मन करता है कि वो खेती करने में ज्यादा बढ़िया है, तो उसको फिर खेती सिखाई जाती थी। किसी का मन करता था कि वो गाय चराने में बढ़िया है, तो उसको गाय चराना सिखाते थे। किसी का मन करता है कि वो धनुष विद्या में अच्छा है, उसको धनुष सिखाया जाता था। सबको तो अर्जुन नहीं बनाया जाता था ना। तो वहां पे हर व्यक्ति का जो चॉइस होता था, बचपन में ही वो चॉइस समझ में आ जाता था गुरुओं को, और उसी हिसाब से उसको पढ़ाते थे। और वहां पे कुछ लोगों को तो वहीं पे रोजगार मिल जाता था, कुछ लोगों को बाहर जाकर रोजगार मिलता था, क्योंकि सब स्किल्ड होके निकलते थे। तो अगर आज की जो नई शिक्षा नीति, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भी यही बात है कि हम स्किल्ड निकालें और एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का प्रयास करें। ग्लोबल सिटीजन का मतलब कि अगर वो आप गांव में रहते हैं, गांव में मैं भी, जब हम लोग प्रयागराज में रहते थे, प्रयागराज से अपने गांव जाते थे, तो गांव के लोग इतना सम्मान करते थे, ऐसा लगता था कि जैसे कोई बहुत बड़ा देवता आ गया। और वो बेचारे गांव के बच्चे आम के बगीचे से हमारे लिए आम तोड़ के ला के दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, और हम उनको, जब वो शहर में आते थे तो हम उनको बहुत बेहतरीन ढंग से स्वागत नहीं करते थे। ऐसा प्रैक्टिकल देखा गया है और ऐसा प्रायः पाया गया था पहले। तो उसका रीजन क्या था कि दोनों के एजुकेशन में उनको ग्लोबल, न शहर वाले को गांव की जिंदगी जीने का तरीका सिखाया गया था, न गांव वाले को शहरी जिंदगी जीने का तरीका सिखाया गया था। वो ग्लोबल सिटीजन नहीं थे, वो एक अलग तरह की विद्या ले रहे थे, ये एक अलग तरह की विद्या। जबकि जब गुरुकुल स्कूल चला करते थे तो वहां पे एक ग्लोबल सिटीजन बनाया जाता था कि उस अर्जुन को अगर उस जंगल से
किसी दूसरे राज्य में भी जाना पड़ता था तो वो डिबेट में भी सब उस्ताद होता था। और स्वामी विवेकानंद का उदाहरण आपके सामने है कि स्वामी विवेकानंद भी स्कूल गुरुकुल के ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्होंने विश्व को बताया कि सनातन धर्म का। तो जब हम उस कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं, स्किल बेस्ड लर्निंग करते हैं, तो हम एक ग्लोबल सिटीजन की तरह तैयार होते हैं कि अगर हमको गांव में भी रहना पड़े तो हम गांव में भी रह लें, और हमें अगर जाके यूएस में जाके भाषण देना पड़े तो हम यूएस में भी अपने डंका बजा के आए। तो वही अभी नीति भी कह रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि आप जो पढ़ाई का तरीका अपनाइए उसको ग्लोबली ट्रेंड करिए कि वो अगर जहां भी जाए वहां पे आपका नाम करे। तो कहीं ना कहीं अगर हिस्ट्री में देखेंगे वैदिक पीरियड के बाद अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें कहीं हायरार्ची नहीं थी। हायरार्ची मतलब कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, हम कम पढ़े लिखे, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी स्किल में ट्रेंड होता था। आप मान लीजिए कोई जो है साइकिल रिपेयरिंग का काम करता है और कोई जो है वहीं पे दूसरा काम रिपेयरिंग का काम करता है, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या कि कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है? दोनों अपने अपने फील्ड में मास्टर होते हैं। किसी को दिक्कत है क्या? मतलब मैं तो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, आप कंटिन्यू करें, कोई बीच में देखो। हाँ, तो आप देखो ना, जो स्किल्ड के काम होते हैं, मान लीजिए कोई जो है स्किल का एक कोई भी आप उदाहरण ले लो जो आपके समाज में उपलब्ध है, जो स्किल के काम कर रहे हैं, उनके बीच में कहीं एजुकेशनल कंपैरिजन किया जा सकता है क्या? क्योंकि दोनों स्किल्ड है, दोनों का अपना अपना मास्टरी अलग अलग विधा में है। तो वहां पे कहीं पे भी क्वालिफिकेशन देख करके इज्जत नहीं मिलती है, वहां पे उनका काम देख के इज्जत मिलती है। अभी जो है कोई और एक हम लोगों के बीच में आ जाए, हो सकता है कि वो बोले तो हम लोगों को अच्छा न लगे, लेकिन उनके पास अगर डिग्री में लिखा होगा पीएचडी और ये तमाम चीजें लिखी होंगी तो हमारा सम्मान ऑटोमेटिक उनके लिए बढ़ जाएगा। अरे भाई तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति आ गए। तो क्या ये वाली शिक्षा पद्धति अच्छी है जिसमें सिर्फ डिग्री देख करके इज्जत बढ़ाए, या वो वाली जिसमें हम उसका योग्य स्किल को देख करके, जिसमें वो क्या कर लेता है उसको देख करके हम उसकी इज्जत करें? तो जो पहले का हमारा शिक्षा पद्धति थी 5000 साल पहले, उसमें कहीं ना कहीं आपको हर व्यक्ति को योग्य बना दिया जाता था जिस लायक आप होते थे, क्योंकि हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ करने का कला होती है। हर दिव्यांग हो चाहे सामान्य हो, ऐसा कुछ तब नाम ही, सब बराबर थे। और सर अगर आप भगवान राम के युग में जाए तो देखेंगे कि और एक चीज और है, उस समय माँ के पेट से भी बच्चे को ज्ञान प्राप्त होता था, क्योंकि माँ बाप ये सब आचार विचार की बात किया करते थे। और बहुत सारे बच्चों के उदाहरण मिलते हैं जो कि उन्होंने अपने योग्यता का परचम लहराया था उस पीरियड में, और वो दिव्यांग थे, आज की भाषा में दिव्यांग थे। उस समय उनको किसी ने दिव्यांग नहीं माना था, उनको कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने परचम लहराया हर युग में। और चाहे वो भगवान राम के जमाने में अष्टावक्र रहे हों, चाहे कृष्ण के जमाने में दूसरे लोग रहे, तमाम ऐसे आपको नाम मिलते हैं जो कि कृष्ण के जमाने में आप बंदियों का उदाहरण ले सकते हैं जिन्होंने माँ के पेट से सीखा था। वो डिसेबल्ड नहीं थे, लेकिन अष्टावक्र जो है भगवान राम के जमाने में डिसेबल्ड थे। ऐसे ही अगर तीसरा एक उदाहरण दूं जो आधुनिक युग में, जिसमें जीजाबाई का नाम आता है, कि उनके पेट में जो बच्चा था माँ ने ड्यूरिंग गर्भ ही उनको सिखाया था, और उसका रिजल्ट था कि इतने बड़े वीर शिवाजी आए। तो कहीं ना कहीं हमारा वो जो शिक्षा पद्धति थी शुरू से ही उनको एक दिशा में स्किल्ड करने की, वो बेहतरीन शिक्षा पद्धति थी, और उसी को ध्यान में रख के अभी कहीं ना कहीं एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में समावेशी शिक्षा की ही बात की गई है, जो कि टर्मिनोलॉजी हमने लिया है दूसरे देशों से, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम ये टर्मिनोलॉजी नहीं लेंगे तो पुराने वाले को कैसे बदले। लेकिन अभी आप देखोगे MHRD करके हमारा जो मिनिस्ट्री था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब हम लेबर तैयार करने के लिए शिक्षा देते थे, तो ह्यूमन रिसोर्स बनाते थे। रिसोर्स बनाने की जरूरत नहीं थी, शिक्षा की जरूरत थी, इसलिए उसका नाम फिर से बदला गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसको शिक्षा मंत्रालय फिर से कर दिया गया। तो अभी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बदल रहा है,
और एडुकेटेड अनएडुकेटेड करके कुछ अब आगे चल के नहीं मिलने वाला, जो भी होगा वो स्किल्ड मिलेगा। और वही एक प्रकार से समावेशी शिक्षा का थोड़ा थोड़ा हम कह सकते हैं। दूसरा चीज जो है, अगर आप हिस्ट्री में जाओ और हिस्ट्री में जाओ तो आप देखोगे कि मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा, एक सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। एक राजा थे जिनका नाम था सुदर्शन, और उनके 3 पुत्र थे, बाहु शक्ति, उग्र शक्ति और शक्ति। अब ये तीनों जो है संयोग से राजा के पुत्र थे, राजा के बच्चे थे, तो इनको राजतंत्र चलाना शिक्षा आनी चाहिए थी, लेकिन तीनों महाउदंड थे। तीनों के पास बुद्धि की शायद कमी थी, शायद उस समय की भाषा में नाम मुझे नहीं मालूम, उनको डल विटेड कहा जाता था उस समय, लेकिन अभी ऐसा इतिहासकार लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि डल विटेड ही कहा जाता रहा हो। ऐसा आज के इतिहासकार, क्योंकि इतिहास लिखने का किसके पास है वो तो सब जानते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि जो इतिहासकार लिखते हैं वही सही हो, लेकिन उस समय ऐसा मान के चल सकते हैं कि उनका बुद्धि में कुछ कमी थी। और ये तीनों बच्चों को राजा बड़ा परेशान था कि राजा बहुत बुद्धिमान था, लेकिन राजा चाह रहा था, और वो राजा बनारस के आसपास का ही कोई एक राजतंत्र था जहाँ के वो राजा थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जो है इनको कुछ सिखाएं। तो उन्होंने अपने पूरे राज्य में अनाउंस किया कि कोई भी ऐसा ट्रेनर आए जो इनको ट्रेन करे। तो विष्णु शर्मन करके जो है उनके राज दरबारी थे, और उन्होंने उनको सिखाना चालू किया। उन्होंने उनको नॉन कन्वेंशनल मेथड से सिखाया, और उन्होंने गारंटी लिया कि मैं 6 महीने में इनको सिखा दूंगा। नॉन कन्वेंशनल मेथड मतलब थोड़ा सा हटके, जो ये किताबी शिक्षा से हटके उन्होंने उनको सिखाने का तरीका अपनाया। बाल कथाएं सुनाई उनको, मोरल स्टोरीज सुनाई, जिसमें जो है जानवरों के चरित्रों का चित्रण किया गया, जिसको हम लोग एनिमल फीबल्स कहते हैं। और बाद में वो वेल ट्रेंड राजा बने। तो कहीं ना कहीं उस समय उन्होंने वही चीजें अपनाई जनरल सिस्टम में, जिसको आज के डेट में हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। और उन्होंने 5 भागों में अपनी एक किताब लिखी, और जिसको कहा जाता है पंचतंत्र की कहानियां, और उनका नाम था विष्णु शर्मन, और जो कि 1000 साल पहले लिखी गई है। और अगर उस पंचतंत्र की कहानियों को ढंग से पढ़ें तो वो पूरा वही सारी चीजें लिखी हैं, ट्रेनिंग टेक्निक वही लिखी है, चेनिंग, फेडिंग, जो भी आप लोग पढ़ते हैं, मॉडलिंग, प्रॉम्प्टिंग, वो सारी टेक्निक्स उसमें थी। और उसको हम कह सकते हैं कि दैट वाज द फर्स्ट बुक ऑफ स्पेशल एजुकेशन। लेकिन हमको वो नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ते। तो कहीं ना कहीं हमारा जो भारत था वो एक बहुत ही रिच कल्चर का भारत था, जिसमें एक इंक्लूसिव एजुकेशन था। और कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, मैकाले शिक्षा पद्धति को अपनाने के चक्कर में, हमने उस मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अपना रियल एजुकेशन भूल गए। अब अभी भी बहुत सारे गांव के कुछ टीचर होते हैं जो कि बड़े अच्छे गुरुजी कहलाते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से अपने नई विधा से पढ़ाते हैं, और वो भी डिसेबल्ड एबल्ड में कुछ फर्क नहीं रखते। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है, समावेशी शिक्षा का मतलब है, बौद्धिक दिव्यांगों की जो शिक्षा की बात आज की जा रही है, कि ऐसा स्कूल जिसमें सारे बच्चे पढ़े और बच्चों को चेंज करने की जरूरत नहीं, वो जैसे पैदा हुआ था वो वैसे ही रहेगा। हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो उसको वैसे ही स्वीकार कर ले जैसे हमको स्वीकार कर लेता, वो उसको वैसे ही पढ़ा दे जैसे हमको पढ़ा देता है। इसके लिए टीचर को वेल ट्रेंड होना पड़ेगा। इसलिए अगर आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका सिलेबस बदलने वाला है। ये जो आप डीएड वीआई कर रहे हो, या डीएड एचआई कर रहे हो, या डीएड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर रहे हो, ये सब काम आधा आने वाला है, आधा आपको और पढ़ना पड़ेगा। आगे जो सिलेबस बन रहा है वो क्रॉस डिसेबिलिटी सिलेबस बन रहा है, कि आप खाली वीआई पढ़ के काम नहीं होने वाला है, आपको आगे चल के एचआई, एमआर या किसी दूसरी डिसेबिलिटी में भी कुछ न कुछ डीएड करना पड़ेगा, तभी आपके इस कोर्स का हल्का फुल्का वैल्यू बढ़ेगी। ये अभी बन रही है इसकी, और ये 2021 में शायद लॉन्च हो जाएगी, आरसीआई की तरफ से आ जाएगा। तो अभी आपको लग रहा है कि आप गलत दिशा में चले गए, तो गलत दिशा में नहीं गए। आपको रखा गया है, ध्यान में उसमें रखा गया है कि जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग कर ली है उनको आगे कैसे क्रॉस डिसेबिलिटी में ट्रेंड किया जाएगा। और वो क्यों क्रॉस डिसेबिलिटी में ट्रेंड किया जा रहा है? क्योंकि क्लास में केवल वीआई बच्चा नहीं आएगा,
वो आईडी का भी बच्चा आ सकता है, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का भी बच्चा आ सकता है, वो एचआई का बच्चा भी आ सकता है। और आप इस लायक हो कि आप सारे बच्चों को पढ़ा सकें, और आप इस लायक हो कि जो हमारा सब्जेक्ट टीचर है, मैथ टीचर है, साइंस टीचर है, उसको गाइड कर सकें कि दूसरे डिसेबल्ड को, दूसरे तरह के दिव्यांग बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये क्रॉस डिसेबिलिटी का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। पर बहुत समय कम बचा है, मेरे को 10 मिनट बचा है, तो मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे होते हैं, इनके अंदर हमारे सारे बच्चों के अंदर जो है समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं होती हैं। जनरल बच्चे के जो, जिनको हम नॉर्मल बच्चा बोलते हैं, उनमें भी होती हैं। लेकिन जब बच्चा बौद्धिक दिव्यांग हो जाता है तो उसके अंदर व्यवहारात्मक समस्या होने के चांस 4 से 5 गुना बढ़ जाते हैं। वो व्यवहारात्मक समस्या क्या होती है? हम अपने जीवन में ढेर सारा व्यवहार करते हैं। जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, ये व्यवहार है। आप मुझको देख रहे हो, ये व्यवहार है। कोई जो है अपना मोबाइल सीधा नहीं रख पा रहा, टेढ़ा कर रहा है, वो उसका व्यवहार है। कोई स्टैटिक पोजीशन में चुपचाप बैठा है, वो व्यवहार है। तो ये सारे हम व्यवहार करते हैं, और ये व्यवहार को ही हम स्किल व्यवहार बोलते हैं, इसी को हम कौशल व्यवहार बोलते हैं। और कौशल व्यवहार में कभी कभी हमारा जो कौशल है वो ज्यादा बार बार करने लगते हैं। तो जब हम कोई कौशल को बार बार करें, जैसे एक हंसने के लिए लोग कभी कभी कुछ साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, जो साइकेट्रिस्ट मतलब जो मेंटली इल को ट्रीट करते हैं, वो बोलते हैं हंसना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन अगर आप ज्यादा हंसने लगो तो फिर आपको मेडिसिन की जरूरत। ठीक है, तो मतलब कि अगर कोई कौशल व्यवहार जो आपके अंदर होना चाहिए उम्र के हिसाब से, उसको आप बार बार करने लगते हैं, तो फिर वो समस्यात्मक व्यवहार कहलाता है। और अगर हम कोई भी कौशल व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं तो वो डेफिसिट होता है, मतलब उसको हमें सिखाना है, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाए। जो हमारा स्पेशल एजुकेटर में होते हैं, उनका काम है बच्चे के अंदर कौशल व्यवहार सिखाना। और जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका काम है जो कौशल व्यवहार ज्यादा हो गया है उसको कम करना। तो व्यवहार का प्रबंधन करने में स्पेशल एजुकेटर महोदय और जो साइकोलॉजिस्ट महोदय हैं, दोनों का बराबर योगदान। और आप किसी भी व्यवहार को समस्यात्मक व्यवहार कब कहेंगे? जब वो व्यवहार स्वयं या दूसरों के लिए खतरनाक। ठीक है, अगर मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ, मान लो वो मेरे लिए खतरनाक है और दूसरों के लिए खतरनाक है, तो उसको हम समस्यात्मक व्यवहार कहेंगे। मेरे उम्र के लिए अनुचित, मतलब मैं जो मेरा उम्र है उस हिसाब से वो व्यवहार एप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसको हम समस्यात्मक व्यवहार कहेंगे। अगर मेरे लर्निंग में, जैसे कि अभी मान लो आप सीख रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ, और इसी पीरियड में आपका कोई बच्चा आके आपका मोबाइल छीन ले, तो आपके सीखने में हस्तक्षेप हो गया। तो वो उसका, ऐसे वो बच्चा आपका मोबाइल ले लेता है तो घर में अभी गलत नहीं मानते आज की डेट में, लेकिन अभी अगर वो मोबाइल ले ले तो आपके लर्निंग में हस्तक्षेप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो व्यवहार गलत होगा। या आप खुद ही ऐसा कुछ गड़बड़ कर दें कि आप ये क्लास से बाहर हो जाए, तो आपका वो व्यवहार समस्यात्मक व्यवहार कहलाएगा, क्योंकि आपके लर्निंग में कहीं ना कहीं बाधा आ रही। अगर मैं सच में पढ़ा रहा हूँ अच्छे से तो, और अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ तो वो व्यवहार अच्छा व्यवहार है, क्योंकि आप धीरे से भाग लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ और भागने में मजा आ जाएगा। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नहीं है, बता दीजिएगा तो धीरे से, अगर खसकने में मजा आ जाए तो खसक लीजिएगा, तो बिल्कुल फोर्स नहीं करेगा। नहीं तो सर, इस क्लास में कोई खिसकने वाला नहीं है, कई बार कहना पड़ता है लेफ्ट होने के लिए। ठीक है, इसके बाद ऐसे भी कारण होते हैं, ऐसे भी चीजें होती हैं जिनके चलते हम समस्यात्मक व्यवहार करते हैं, जैसे कि दूसरों को अनुचित तनाव का कारण बन जाए आपका व्यवहार, मतलब उनको एक प्रकार से बड़ी परेशानी होने लगे, और ऐसा व्यवहार जो समाज में एक्सेप्टेड नहीं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, बड़ा एकदम सिंपल सा उदाहरण दूंगा, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश के, मैं भी यूपी का हूँ, तो एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। यूपी में
भांग खाना पंडितों के घर में कोई बहुत घटिया व्यवहार में नहीं आता। मतलब किसी पंडित के घर में अगर भांग घोटी जा रही है तो उसके घर में 25 लोग इकट्ठा होकर चौड़े से भांग खाते, ठीक है। लेकिन यही भांग अगर मैं साउथ इंडिया में घोटूं या नॉर्थ ईस्ट में घोटूं तो उसको ड्रग्स बोलते, ठीक है। तो साउथ के सोसाइटी में दिस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल, वहां पे वो प्रॉब्लम बिहेवियर। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश के पंडित जी लोगों के घरों में शादी ब्याह में अगर भांग न बने, खास करके बुंदेलखंड एरिया में, तो फिर कहते हैं कि स्वागत ही नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं जो कि सोसाइटी को देख करके डिसाइड होता है कि ये खराब व्यवहार है कि अच्छा व्यवहार है। कुछ हमारी तरफ बहुत सारे व्यवहार जातियों के आधार पर डिसाइड होते हैं कि ये पर्टिकुलर घर में अगर ये लड़का नॉनवेज खा रहा है तो सोसाइटी उसको क्या बोलेगी, लेकिन कुछ घरों में अगर नॉनवेज खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत मैं आप बच्चे के व्यवहार नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आम व्यवहार बता रहा हूँ कि सोसाइटी अगर एक्सेप्ट कर रही है, आपका वो व्यवहार आपके लिए हानिकारक नहीं है, दूसरों के लिए हानिकारक नहीं है, आपके एज के हिसाब से उचित है, आपके सीखने में हस्तक्षेप नहीं हो रहा है और दूसरों को किसी तरह का तनाव नहीं दे रहा है, तो आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो कहीं से भी बुरा नहीं है। ये होते क्यों है ऐसा व्यवहार, हम गलत व्यवहार क्यों कर जाते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या जिनको हम खास करके बौद्धिक दिव्यांग बच्चे, उनके अंदर संचार कौशल की कमी होती है। संचार कौशल मतलब अपनी बात रखने का तरीका उनको नहीं पता होता, तो वो क्या करेंगे, किसी को ऐसे जाके पूछ देते हैं, पूछने से नहीं सुना तो एक थप्पड़ जड़ देते हैं, थप्पड़ से भी अगर नहीं सुना तो थूक देते हैं। अल्टीमेटली वो आपसे बात करना चाहता है। तो वो जो बिहेवियर वो कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर कम्युनिकेशन एबिलिटी नहीं है। कभी कभी उसके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी की, कभी कभी क्या हमारा जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है उसके साथ तो कॉग्निटिव एबिलिटी भी कम होती है, तो उसके चलते भी वो, जैसे मैं अपनी मान लो यही बात जो मैं रख रहा हूँ, यही बात मैं अगर किसी और से रखा हूँ तो दोनों के रखने के तरीके में अंतर हो जाएगा। और किसी की बात को कहेंगे बड़ा गंदे से बोला, किसी की बात को कहा जाएगा अच्छे से बोला। तो कॉग्निटिव एबिलिटी की कमी के चलते भी हम कभी कभी जो व्यवहार कर जाते हैं वो गलत हो जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारे पास नहीं होती। जब हमको जो समस्या है उसको अगर सुलझाने की कौशल जो होता है वो अगर हमारे अंदर नहीं है, तो ऑब्वियसली हम जो हरकत कर जाते हैं वो प्रॉब्लम व्यवहार बन जाता है। और बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा होता है। वातावरण में जो लोग होते हैं वो गलत तरीके से उनको संभालते हैं। हमने बहुत बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को देखा है, लोग खैनी खिलाते हैं, ऐसे घिसले भाई खा, वो हंसता है और लोग खिलाते हैं, बीड़ी पिलाते हैं, तमाम ऐसी चीजें कराते हैं जो कि सोसाइटी में उनका बच्चा नहीं करेगा, लेकिन वो बौद्धिक दिव्यांग बच्चा उनको मजा दे रहा है और वो कराते रहते हैं और वो बौद्धिक दिव्यांग बच्चा करता रहता है। तो ये सब चीजें जो है हम चाहे तो बदल सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। कैसे? हम कोई भी व्यवहार जो है वो इसी जिंदगी में सीखते हैं, ठीक है। हमको सिखाया जाता है इसीलिए हम सीखते हैं। अगर हमको वो चीज न सिखाई जाए तो हम नहीं सीखेंगे। दोनों अच्छे व्यवहार और बुरे व्यवहार हम एक ही तरीके से सीखते हैं। हमको जो भी हम व्यवहार करते हैं, हर व्यवहार के पीछे हमारा एक मकसद छिपा होता है, जिसको हम साइकोलॉजी की भाषा में फंक्शन बोलते हैं, बेनिफिट बोलते हैं। और ये बेनिफिट 4 तरह है। अगर वो बेनिफिट हमको नहीं मिलता तो हम उस व्यवहार को बंद कर देते हैं, और अगर वो बेनिफिट हमको मिलता है तो वो हम बार बार, ये आपके मेरे लिए सबके लिए है। उदाहरण के लिए मेरा जो ये पढ़ाने का बेनिफिट है आपको, अभी इस समय नागेंद्र जी ने मुझको बुलाया, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, उसको हम लोग एंटीसीडेंट में ले सकते हैं। लेकिन अभी जो बेनिफिट है, सिर्फ अभी मैं कंटिन्यूअस बड़े अच्छे तरीके से अच्छे से शब्द कोशिश करूंगा लाने की। क्यों लाने की कोशिश करूंगा? क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है।
मुझे कहीं ना कहीं से रिस्पांस मिल रहा है, एक दो लोगों का चेहरा हिल रहा है, एक दो लोग जो है हरकत कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लोग सुन रहे हैं, तो मैं बार बार अच्छे से बोलने जा रहा हूँ। वहीं पे आपका बेनिफिट क्या है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको बेहतर तरीके से अंदर जा रही है। अगर वो अंदर नहीं जाएगी, आप मुझे सुनना बंद कर दें, ठीक है। या तो अगर वो सर्टिफिकेट बेनिफिट है तो उस सर्टिफिकेट के लिए आप सुनिए, ठीक है। दो में से एक चीज के लिए तो आपका बेनिफिट कुछ है, या तो मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, या तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि जब जो अंतिम तक ना रुकेगा उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नहीं सर, इसमें सर्टिफिकेट नहीं है सर, इसमें तो सिर्फ आपकी विद्वत्ता ही है। ठीक है, तो अगर जो है मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे सुनेंगे, और अगर आपने मुझे सुनना बंद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे होंगे, इसका मतलब ये है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरे अंदर वो बेहतर वाली कैपेसिटी नहीं है जिस भाषा में आपको मुझे पढ़ाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आपका कोई दिव्यांग बच्चा या क्लास का कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उस बच्चे की बिल्कुल गलती नहीं। कहीं न कहीं हम एज शिक्षक उस लेवल से, उसके विवेक के हिसाब से, उसके सीखने की क्षमता के हिसाब से नहीं पढ़ा पा रहे हैं जिस तरीके से वो सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमसे गलतियां हो जाती हैं और इसको हमको सुधारना है। तो बेनिफिट अगर मिलते रहेंगे तो वो व्यवहार बढ़ता है। अगर जो है बहुत सारे व्यवहारों को जैसे हम सीखते हैं वैसे ही उनको हम भुला सकते हैं। किसी भी व्यवहार में पुरस्कार मिलता है तो व्यवहार बढ़ जाता है, और पुरस्कार नहीं मिलता तो वो व्यवहार कम हो जाता है। जो भी हम व्यवहार करते हैं उनको, उनके पीछे चार तरह के, कुल प्रकार के चार तरह के बेनिफिट छुपे हुए हैं। तो कौन कौन से बेनिफिट होते हैं? एक तो हम व्यवहार करते हैं अटेंशन पाने के लिए। हम मान लीजिए हम अभी जो मेरा जो व्यवहार के पीछे बेनिफिट है वो अटेंशन है, कि आपका ध्यान मुझे चाहिए, आप मुझे ध्यान देते रहोगे, मैं पढ़ाता रहूंगा। जो ही मुझे रियलाइज हुआ कि कोई मुझे नहीं सुन रहा है, किसी तरह की कोई हरकत नहीं आ रही, मैं चार पांच पूछा, नागेश जी सुनाई दे रहा है क्या? नागेश जी जवाब नहीं दे रहे। फिर मैंने दूसरे का नाम लेके पूछा, सुनाई दे रहा है क्या? कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं भी बोलना बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि कोई मुझे सुनना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये मेरा व्यवहार अटेंशन के लिए। इसी तरह कभी कभी यही व्यवहार जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये व्यवहार अटेंशन के लिए नहीं होगा। ये किस चीज के लिए होगा? कोई मटेरियलिस्टिक चीज, पैसा रुपया आमदनी के लिए। आप सुनो या न सुनो, पढ़ाने के बाद 2000 रुपया तो शुद्ध मुझे मिलने वाला, ठीक है। तो अगर मेरे पढ़ाने के व्यवहार के पीछे 2000 है तो मैं पढ़ाता रहूंगा, 2 घंटे बढ़िया से पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे 2000 से मतलब, ठीक है। अब अगर वो 2000 नागेश जी ने नहीं दिया, खैर इस बार तय नहीं हुआ है ऐसा कुछ, तो मैं लेने वाला हूँ, लेकिन अगर किसी का फंक्शन वो 2000 है और वो 2000 नहीं मिला तो दोबारा नागेश जी उसको बुलाएंगे, वो नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप में से जिनका फंक्शन सर्टिफिकेट, मान लो अगर नागेश जी ने नहीं लिख रखा है सर्टिफिकेट तो कोई बात नहीं, अगर किसी का सर्टिफिकेट वाला फंक्शन था वो टेंजिबल में आएगा। तो पहला बेनिफिट किस तरह का होता है? अटेंशन के लिए। दूसरा क्या होता है? टेंजिबल होता है। तीसरा, क्लास में एक बच्चा है और उसने जो है उसको क्लास पसंद नहीं है, ठीक है। एक बच्चा है उसको क्लास पसंद ही नहीं है, वो क्लास में रुकने नहीं चाहता, उसको क्लास दो कौड़ी की लगती है। उसने क्या किया, एक बच्चे को थप्पड़ मारा, तेजी से थप्पड़ मार दिया, और टीचर ने कहा गेट आउट फ्रॉम द क्लास। उसका ये थप्पड़ मारने वाला व्यवहार बढ़ेगा कि घटेगा? कोई एक बताइए। उसको सर अगर पढ़ने वाला नहीं है तो बढ़ेगा। पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला है तो वो तो सोचेगा मार देंगे, बाहर चले जाएंगे, तो उसके लिए खुशी की बात हो जाएगी। मेरा सवाल आप सुनिए, शालिनी जी आप ऑन रहिए। मेरा सवाल ये है कि उसको क्लास पसंद ही नहीं है, वो क्लास में बैठने नहीं चाहता, ठीक है। और उसने क्या किया, एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया। टीचर को लगा कि इसको पनिशमेंट देना चाहिए, तो टीचर ने कहा गेट आउट फ्रॉम द क्लास। तो वो बच्चा जब भी खुशी मन से बाहर निकल जाएगा क्लास, उसको जो चाहिए
उसको जो चाहिए वो मिल गया, तो थप्पड़ मारने का उसका जो व्यवहार है वो बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ेगा। हाँ, जब भी मन क्लास में नहीं रहना सर बढ़ेगा बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं एस्केप, मतलब किसी काम से छुटकारा पाने के लिए। जैसे हमने बच्चे से कहा 1 गिलास पानी लाओ, और बच्चे ने कहा मेरे सर में दर्द है, तो मम्मी ने कहा ठीक है मत लाओ। तो हम कभी कभी छुटकारा पाने के लिए व्यवहार करते हैं, हम वो उस काम को नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम दूसरा व्यवहार ऐसा कर देते हैं और हमको जो चाहिए था वो मिल जाए। ठीक है। चौथा होता है, न तो हमको किसी का ध्यान चाहिए, न तो हमको किसी से कुछ पैसा रुपया मटेरियलिस्टिक खाना पीना चाहिए, ना ही हमको किसी काम से छुटकारा पाने का मन कर रहा है। हमको वो हरकत अपने आप में मजा देती, इसलिए हम वो हरकत करते हैं, जिसको हम सेल्फ स्टिमुलेटरी करते हैं। आप लोगों में से कितने लोग खैनी खाते हैं? कोई एक खुल के बताओ अगर कोई खाता है तो। चलो ठीक है, नहीं बताओ। हाँ, तो जब हम खैनी खाना शुरू किए थे पहली बार रगड़ने का, तो वो अटेंशन के लिए शुरू हुआ। कोई एक हमारा साथी रगड़ रहा था, तो उसका साथ देने के लिए, ठीक है, कि वो हमको अपनी कम्युनिटी का एक्सेप्टेड मेंबर मान ले, तो हमने भी उससे थोड़ा सा ले लिया। तो उस समय तय था कि अगर दोस्त मिलेगा तो खैनी खाएंगे, दोस्त नहीं है तो खैनी नहीं खाएंगे। धीरे धीरे वो खैनी जो है सेल्फ स्टिमुलेटरी हो गई, मतलब अब हमको अपने आप में मजा देते, हमको दोस्त नहीं चाहिए, अकेले में रगड़ के खा लेते। ठीक है। तो जब अकेले में ही कोई व्यवहार हम कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ। न तो उसमें हमको कोई अटेंशन मिल रहा है, न कोई टेंजिबल मिल रहा है, न किसी का ध्यान मिल रहा है। बहुत सारे दारू पी करके गाली देते, वो अकेले में जहां पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है वहां पे गाली नहीं देते, क्योंकि वहां पे उनको पता है कि अटेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है। जहां पे वो 4 आदमी देखते हैं फिर गाली देना चालू करते। ठीक है। तो उस समय उनका मकसद होता है उनका ध्यान आकर्षित करना। वैसे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उस बच्चे का रियल बेनिफिट क्या है। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप दुनिया में कोई ऐसा व्यवहार बना ही नहीं जिसके पीछे बेनिफिट न छुपा हो। हम जब रोते हैं ना, मार खा के, चोट खा के, या तब भी हम बेनिफिट के लिए रोते हैं। उदाहरण बताऊं, अगर 2 लोगों को, 2 बच्चे हैं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, और उनको जंगल में लड़ा दो, जंगल में जाके लड़ ले जहां पे कोई देखने वाला नहीं है, एक दूसरे का फरसे से हाथ पैर सब काट डालेंगे, लेकिन रोएगा नहीं, क्योंकि उस समय कोई उसको अटेंशन देने वाला नहीं है। ठीक है। लेकिन वही छोटा सा थप्पड़ अगर जो है, कई बार देखते हैं एक छोटा बच्चा साइकिल चला रहा है और चलाते चलाते गिर गया, किसी ने नहीं देखा, किसी तरह से अपना इसे करते हुए घर के पास आएगा, जो ही मम्मी दिखाई मम्मी करके ऐसे आंसू बहने चालू हो जाए, क्योंकि अटेंशन चाहिए। ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर वो अच्छा व्यवहार है तो आपको अटेंशन देना, और अगर वो खराब व्यवहार है तो आपको अटेंशन नहीं देना। तो इसके जो मैनेजमेंट करने के जो तरीके होते हैं उसको हम बोलते हैं, 2 तरह का मैनेजमेंट करते हैं। एक करते हैं एंटीसीडेंट मैनेजमेंट और एक हम करते हैं कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट। मतलब व्यवहार होने से पहले ही अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये व्यवहार ना हो, और एक होता है बाद में मैनेजमेंट। हमें लगता है हमारा टाइम हो गया नागेश जी, 1 घंटा हो गया, लोगों को अभी दिक्कत हो रही है। नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। आप अच्छा। आप जी जी, तो 5 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। जी सर, कोई बात नहीं। तो हम बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं बौद्धिक दिव्यांग के जो क्लासरूम में होते हैं, जिनको हम चाहे तो हम होने ही लगे। वो व्यवहार करने से पहले 4 W की जरूरत होती है, वाई, व्हेन, वेयर, विथ हूम। वो क्यों किया, किसके सामने किया, कहाँ पे किया, और किस समय किया। ठीक है। किस समय, व्हेन किसके सामने, विथ हूम, वाई क्यों किया, एंड वेयर कहाँ पे किया। आप देखोगे बहुत सारे बच्चे होते हैं, पिताजी घर में घुसे, कई सारे प्रॉब्लम बिहेवियर खत्म हो। ठीक है। और पिताजी घर से बाहर गए, बिहेवियर शुरू, तो मतलब माँ के साथ ही करता है। बहुत सारों का अभी तो माहौल बदल रहा है, अभी तो माँ ही डिक्टेटर हो रही है, बाप का कोई औकात नहीं। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो
माताजी के सामने वो पूरा एकदम डिसिप्लिन होता है, पिताजी के सामने उसको सारे हरकतें कर सकता है। तो किसी न किसी एक व्यक्ति के सामने वो ज्यादा होता है। वो आपको आइडेंटिफाई करना है किस व्यक्ति के साथ ज्यादा होता है, किस जगह पे ज्यादा होता है, किस समय पे ज्यादा होता है और क्यों होता है। अब उदाहरण के लिए एक बच्चा था जिसको जो है टाइम से दूध मिल रहा है, टाइम से खाना मिल रहा है, टाइम से चीजें मिल रही हैं, तो वो भूखा नहीं था, तो वो हमेशा हंसता था। तो जब वो हंस रहा था उसी समय उसकी माँ ने उसको दूध पिला दिया, ठीक है, जब वो हंस रहा था। तो अभी उसने क्या सीखा, 2 बार ऐसा हो गया, उसने सीख लिया कि अगर मैं हंसूंगा तो मुझको दूध मिलेगा। तो उसको जब भी भूख लगती है तो वो मुस्कुराता है, हंसता है। एक बच्चा था वो भूखा था क्योंकि टाइम से खाना नहीं मिला था शेड्यूल से, तो वो रोना चालू कर दिया, रोने में मम्मी भाग के गई दूध पिला। अभी 2 बार ऐसा हो गया। अब उसने सीख लिया कि जब भी मुझे रोऊंगा तो भूख खाना मिलेगा, ठीक है। बच्चे की गलती कहीं नहीं है, ये हमने कहीं ना कहीं उसके गलत बिहेवियर पे रिइंफोर्स कर दिया, एक के सही बिहेवियर पे रिइंफोर्स कर दिया। दोनों में माँ साइकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह अच्छा काम हो गया, एक जगह गलत काम। तो आपको देखना है कि हम बच्चे का शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी अगर बना, बच्चे का जो क्लास में है वो ऐसा कोई चीज जो जिसको डिस्ट्रॉय कर सकता है उसकी रीच से बाहर कर दे, जिसको एंटीसीडेंट मैनेजमेंट कहते हैं, ऐसा वो सारे मैनेजमेंट कर दे जिससे कि वो व्यवहार ही ना हो। और उसके बाद कंसीक्वेंस मैनेजमेंट में बहुत सारी टेक्निक है। जैसे आप मान लीजिए कोई एक बच्चा है और उसने जो है घर के एक कोने में उसने जानबूझ के, मान लो उसको टेंजिबल बेनिफिट के लिए, मान लो कुछ घर से मटेरियलिस्टिक चीज मांग रहा था, दूध मांग रहा था, टॉफी मांग रहा था, किताब, कुछ भी ऐसी चीज मांग रहा था जो कि माँ बाप ने नहीं दिया, और उसने जो है कोने में जाके सुसु कर दिया। तो उसका एक ओवर करेक्शन हम लोग बोलते हैं, मतलब उससे वो कोना नहीं साफ कराना है, पूरा घर साफ कराना है और पकड़ के साफ कराना है, भले रोए, ठीक है। तो फिर वो 2-3 बार अगर ऐसा कर देंगे तो दोबारा वो किसी कोने में सुसु नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड ओवर करेक्शन। ऐसे एक्सटेंशन टेक्निक में हम लोग उनको अगर एक बार किसी को इग्नोर कर दिए, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग जब पढ़ते थे, अभी तो मोबाइल का जमाना आ गया, अभी तो ऑनलाइन चैटिंग का जमाना आ गया, अभी तो व्हाट्सएप आ गया, अभी तो बहुत सारी चीजें आ गई। जब हम लोग पढ़ते थे तो लड़की अगर दिखाई दे गई, साइकिल लगा के ढूंढते थे कि कहाँ है उसका घर, ठीक है, वहां तक जाके पता कर ले गए तो 4, 5, 10, 20, 25 दिन तो लग जाते थे घर का। उसके बाद फिर वो चाय की दुकान भी कहीं ऐसी नहीं थी जहां जाके चाय पी सके। अभी तो बहुत सारी चीजें हो गई। मेरा कहने का मतलब, वो जब निकलती थी लड़कियां तो बहुत सारे बच्चे क्या करते, कमेंट में आते, ठीक है। अब उनका कमेंट के पीछे एक लॉजिक था कि कहीं कैसे भी ये हमको कुछ रिप्लाई कर दे। एक लड़की थी, जब भी निकलती थी लोग कमेंट मारते थे, उसने कभी उनकी तरफ देखा ही नहीं, चुपचाप चली गई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 25 बार, अंत में लोगों ने कमेंट करना बंद कर दिया। एक थी जिसने पलट के गाली दिया, अब इसको रोज कमेंट मारेंगे क्योंकि यहाँ पे उनको अटेंशन मिल गया। तो अगर आपने एक बार किसी चीज को इग्नोर किया है तो फिर उसको हमेशा इग्नोर करना है। ऐसे ही एक टोकन इकोनॉमी सिस्टम होता है, बड़ा अच्छा सिस्टम होता है जो कि क्लासरूम में मॉडिफाई लगाया जाता है कि अगर वो अच्छा व्यवहार करेगा तो उसको स्टार मार्क्स मिलते हैं, खराब व्यवहार करेगा तो उसके वो मार्क्स कम कर दिए जाते हैं। तो ऐसे ढेर सारी तमाम टेक्निक है जिनको आप उनके व्यवहार प्रबंधन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए हम एक अलग क्लास रख सकते हैं। तो कुल मिला करके हम थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे, बहुत आगे बढ़ गए हैं, टाइम हमारे पास कम है। ऐसे बच्चे जिनका बुद्धि लब्धि 70 या 70 से कम है, जिनके बुद्धि लब्धि में कमी के चलते उनके अनुकूल व्यवहार में कमी आ गई है, और ये 18वें जन्मदिन से पहले पता चल जाए तो ऐसे बच्चों को बौद्धिक दिव्यांग कहते हैं। बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का जनरली जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है, टाइम से जो सीखने का समय होता है, जैसे 6 महीने में बैठ जाना, 8 महीने में पापा करके आवाजें निकालना, ऐसे ऐसे चलने लगना, 1 साल में खड़े हो जाना, 2 साल में 2-2 शब्द के सेंटेंस बोलने लगना, दौड़ने लगना, ये सारी चीजें डिले होती है। और ऐसे बच्चों का साथ कई बार एसोसिएटेड कंडीशन भी जुड़ी रहती है, किसी के साथ ब्लाइंडनेस जुड़ी रहती है, किसी के साथ
40% बच्चों के साथ स्पीच प्रॉब्लम जुड़ी रहती है। 30 से 40% ऐसे बौद्धिक दिव्यांग होते हैं जिनके साथ फिट्स आता है, एपिलेप्सी होती है, जिसको मिर्गी बोलते हैं, वो उनके साथ होती है। तो इनके ट्रीटमेंट है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उनको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन बौद्धिक दिव्यांगता का कोई इलाज नहीं है, अभी तक नहीं है, न पहले था, न भविष्य में दिख रहा है। इसलिए इसका सबसे बेहतरीन इलाज यही है कि हम वो सारे प्रिकॉशन ले लें जिससे कि ये बच्चे न हो। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि 18 साल से पहले कोई भी माँ बच्चे पैदा न करे, 35 साल के बाद बच्चे पैदा न करें। जो भी बच्चे 10, 20, 40, 50 पैदा करने हैं 18 से 25, 35 के बीच में पैदा कर लें, ठीक है। नहीं, मेल के लिए नहीं करें, माँ के लिए करें। इसके बाद एक गोत्र में शादी न करें, जो कि हिंदू धर्म में बार बार कहा जाता था, उसका अभी साइंटिफिक रीजन ढूंढ लिया गया है। आप जो है अगर आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव है माता जी का और बाप का पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहे। एक इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि उस पीरियड में अगर उस बच्चे का, जब वो बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो है प्लेसेंटा रप्चर हो जाता है, और उस रप्चर होने के चलते कहीं ना कहीं आपके खून में उसका खून मिल जाता है, और उसके चलते एंटीबॉडी बन जाती है। जैसे अभी बोलते ना कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया, कोरोना पॉजिटिव होने से क्या होता है कि उसके अंदर एक एंटीबॉडी बन जाती है, और अब उसको दोबारा जब कोरोना आएगा तो मार देगा कोरोना, तो वो जीत जाता है। ऐसे ही अगर कोई पॉजिटिव बच्चा आपके पेट में पल रहा है, ब्लड ग्रुप जिसका पॉजिटिव है, और आप निगेटिव ब्लड ग्रुप में, उसका खून जब आपके खून से एक बार टच हो जाता है जब पैदा होते वक्त, तो सब प्लेसेंटा फट जाता है, तो आपका ब्लड ग्रुप उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है, आपके अंदर वो बन जाती है एंटीबॉडी, और जो ही नया बच्चा पेट में आता है आप उसको मार देते हैं। तो पता चलता है पहला बच्चा ठीक ठाक पैदा हुआ, फिर मरे हुए पैदा हुआ, तो या पैदा हो गया तो दिव्यांग पैदा हुआ। तो वो चीज को रोकी जा सकती है डॉक्टर कंसल्टेशन में। ड्यूरिंग 3 महीने जब पेट में बच्चा है तो ढेर सारे जो प्रिकॉशन होते हैं वो लिए जाए। जनरली जो गांव की दाई वाई होती है या सास होती है, बोलती दुल्हन अंतिम महीना चल रहा है, अब ध्यान दो, तो अंतिम महीने में ध्यान देने की इतनी जरूरी नहीं है जितना ध्यान देने की जरूरत शुरू के 3 महीने। तो इस तरह के तमाम चीजें हैं। अगर आप किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो आप अपने से दवाई मत खाओ, उसका इन्फेक्शन का इलाज कराओ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो किसी तरह का एक्सरे वगैरह से दूर रहो। गांव में अक्सर लोग जो है अपने से दवाई खा लेते हैं, 50% लोग अपने से दवाई खा लेते हैं, वो दवाइयाँ मत खाओ। किसी तरह का थ्रेटेंड एबॉर्शन अपने से एबॉर्शन और इस तरह की चीजें मत करो, क्योंकि उससे बहुत सारी दिक्कतें भविष्य में आती हैं। तो ये तमाम चीजें अगर ध्यान में रखे जाए, किसी तरह का फिजिकल ट्रामा, इमोशनल, तमाम काजेज हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, नोन अननोन, जिनको अगर रोक लें तो ऐसे बच्चे नहीं होंगे। तो आप कृपा करके किताब पढ़िए कि ऐसे बच्चे क्यों होते हैं, और उनको गांव में लोगों को बताइए कि अगर ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो ऐसे बच्चे नहीं होंगे। क्योंकि ऐसे बच्चे ना हो तो ही ज्यादा ठीक है, क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं, फिर ये जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। जैसे अभी आई डोनेशन और ये सब कार्निया का ये सब प्लांट करके लोगों को रोशनी दी जा सकती है, लेकिन यही एक ऐसी फील्ड है, नया पैर कट गया नया पैर लगाया जा सकता है, लेकिन कान का अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो कॉक्लियर इम्प्लांट करके उसको सुनाना सिखा दे रहे हैं। लेकिन यही एक ऐसी फील्ड है जिसमें नया दिमाग नहीं घुस रहा अभी तक, और अभी नहीं आया। अगर ऐसा कुछ होता, आईक्यू बढ़ाने का कोई भी दवाई आ जाती, तो हर धनी आदमी का बच्चा IAS हो, ठीक है। तो अभी ये बुद्धि बढ़ाने वाला न तो कोई टेबलेट आया है न कोई सर्जरी आई, तो इसको हम एक ही तरीके से रोक सकते हैं कि वो जो प्रिकॉशन के तरीके हैं उनको अपनाएं। बाकी किसी कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। टॉपिक बहुत बड़ा था, उसको कोशिश किया मैंने कि जो है कवर करने का। हेलो सर। जी गुड आफ्टरनून सर। अरे बोलिए, हिंदी में बोलिए बेटा, अंग्रेजी में मत करिए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने बताया था 50, 75, 90 और 100% डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट आपने बताया था, वो किस बच्चों को मिलेगा? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों। सर, तो वो किस लेवल वाले बच्चों को दिया जाता है, ये एक बार रिपीट कर दीजिए। जोर से फिर से बोलिए मैडम, मैं समझ नहीं पाया। सर, जो आप बता रहे थे 50, 75, 90 और 100
प्रतिशत डिसेबिलिटी का जो आप सर्टिफिकेट बता रहे थे, वो किस हाँ। किस आयु लेवल वाले बच्चों को दिया जाता है? बौद्धिक दिव्यांग बच्चों, आज हम सिर्फ बौद्धिक दिव्यांग की बात कर रहे थे हमने, और किसी नो सर, दिव्यांग मेरा कहना है जैसे 50% डिसेबिलिटी। इनका क्वेश्चन आईक्यू लेवल बता यस सर, अच्छा, आईक्यू IQ लेवल लेवल। उसका। यस सर। 50 से, अगर किसी का IQ 50 से 70 के बीच में है तो उसको माइल्ड बोलते हैं, माइल्ड को 50% मिलेगा, ठीक है। यस अगर किसी का IQ 35 से लेकर के 49 के में है तो उसको मॉडरेट लेवल बोलते हैं और उसको 75% का सर्टिफिकेट मिलेगा। किसी का IQ 34 से लेकर 20 के बीच में है तो उसको 90% का मिलेगा, और जिसकी IQ 20 से कम है उसको 100%। और कुछ? नो सर, थैंक यू। किसी को और कोई सवाल है? सर एक सवाल आया हुआ है, वो बता रहे हैं कि उनके पास एक ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल रुकता ही नहीं, वो उसे बार बार पकड़ते हैं, बार बार भाग जाता है। हाइपर एक्टिव। जी। इसके प्रबंधन के लिए वो क्या करें, कैसे उसे रोकें या थामें? देखिए, उसका जो है हम लोगों को देखना पड़ेगा, शायद ऑटिज्म भी हो सकता है उसके साथ, बौद्धिक दिव्यांगता भी हो सकती है, उसको देखना पड़ेगा कि उसके साथ क्या क्या चीजें हैं। अगर वो रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहा है, एक ही जगह पे कई चीजें कर रहा है, या एक जगह बैठ नहीं रहा है, तो हम उसको, अगर उसका शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी बना के उसको कुछ काम दिया जाए और धीरे धीरे कंसंट्रेशन, जो स्पेशल एजुकेशन का टेक्निक यहाँ पे ज्यादा काम करेगी, उसको अगर किसी काम में लगाया जाए और चॉइस का उसका काम देखा जाए कि क्या काम ज्यादा बेहतर अच्छा से करना पसंद करता है और वो एक्टिविटी अच्छी एक्टिविटी है। बहुत सारे बच्चों को मोबाइल में खेलना पसंद आएगा, किसी को टीवी देखना पसंद आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ टीवी देखना है, मोबाइल में खेलना तो बढ़ाइए, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसमें ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उसको अल्टीमेटली आपको किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो बच्चा ज्यादा रेस्टलेस, जिसको बोल रहे हैं एक जगह भाग जाता है। दूसरा, हमको उसका देखना पड़ेगा कि उसके साथ ऑटिज्म भी है क्या, उसके साथ और भी तमाम एसोसिएटेड कंडीशन है क्या, तो उस हिसाब से उसका स्पेशल एजुकेशनल प्लस साइकोलॉजिकल दोनों प्लान बनाना पड़ेगा। और उसको जब तक उसका हम फंक्शनल एनालिसिस नहीं कर लेते हैं कि उसके पीछे बेनिफिट क्या है, तब तक सही टेक्निक बताना उचित नहीं होगा। मैंने कहा ना कि कभी कभी क्या होता है कि हम मान लीजिए किसी का फंक्शन है टेंजिबल, और हम सोच रहे थे कि ये अटेंशन है इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे थे। पता चलता है कि हम उसको इग्नोर करने के चक्कर में उसका व्यवहार ही बंद करा देते हैं, जबकि उसका अच्छा व्यवहार है। मान लीजिए कोई जो है आपका साथ पढ़ाने इसलिए आ रहा है, या मैं उदाहरण एकदम डायरेक्ट बोल रहा हूँ, कोई लड़का मान लीजिए ये क्लास इसलिए अटेंड करने आ रहा है क्योंकि उसको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, और वो सर्टिफिकेट के चलते हो सकता है धीरे धीरे करके पढ़ता है। अब हमने सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया, हो सकता है वो पढ़ना ही बंद कर दे। कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है सर्टिफिकेट के लालसा में पढ़ ले रहे हैं, तो एक अच्छा व्यवहार जो पढ़ने का उनके अंदर आ गया था उस सर्टिफिकेट की लालसा में, तो वी हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन बिहाइंड द बिहेवियर। बस भागने के पीछे क्या फंक्शन है, अल्टीमेटली अगर फंक्शन नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो हमारी टेक्निक, ये सर्टिफिकेट न देने की टेक्निक बड़ी अच्छी टेक्निक थी, क्योंकि इससे क्या है, अनवांटेड लोग नहीं आ रहे हैं, सिर्फ सीखने वाले लोग आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम उन लोगों को छोड़ दिए जो लोग जो है सच में सीख रहे थे। चलो उनका दिमाग में था कि सर्टिफिकेट ही मिल जाएगा, लेकिन सीख तो रहे थे, ऐसा तो नहीं था कि बैठ के। तो दोनों का वो था। अब हमने शायद फंक्शन आइडेंटिफाई प्रॉपर किया कि नहीं किया उनका, तो इसलिए उस व्यवहार के लिए स्पेशल एजुकेशन ज्यादा बेहतर होगा अगर वो उनके लिए कुछ स्पेशल एजुकेशनल टेक्निक बनाए और उनको एक जगह बैठने के लिए कुछ एक्टिविटी दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तो और कोई प्रश्न किसी का नहीं। आज आपने इतनी विद्वत्तापूर्ण से और इतना बढ़िया उदाहरण दे करके, हाँ कुछ है क्या शालिनी, बताएं बिटिया। सर ये बता दीजिए, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से 50 के बीच होती है उनको किस क्लास में पढ़ाया जा सकता है? हाँ देखिए, बहुत सीधा सा कैलकुलेशन है। IQ कभी भी नहीं बढ़ती,
ठीक है। जो बुद्धि लब्धि है, एक बार जो साइकोलॉजिस्ट ने निकाल दिया वही हमेशा रहती है, चाहे वो कश्मीर में टेस्ट करा लीजिए, चाहे वो यूएसए में जाकर टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। चाहे कन्याकुमारी में टेस्ट कराइए, चाहे उत्तर प्रदेश में टेस्ट कराइए। तो ये तो एकदम सही है कि अगर 6 साल के बच्चे का IQ 50 निकला है तो जब वो 18 साल का हो जाएगा तब भी 50 ही होगा, 51 या 49 नहीं। IQ कांस्टेंट होता है। अब आप कैलकुलेट करिए, जैसे मैंने बताया कि जब वो 18 साल का हो जाएगा तब उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाएगा। और अगर उसकी IQ 50 है तो वो कितने दिन का होगा मानसिक रूप से? 9 साल का। अब 9 साल का बच्चा किस क्लास तक पढ़ सकता है वो सोच लीजिए। 9 साल के बच्चे को क्या क्या चीजें सिखाई जा सकती हैं वो आप सोच लीजिए। 9 साल का मतलब क्या हुआ, किस क्लास तक का गया बताइए? आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से 9 साल का बच्चा किस क्लास तक जाता है? सर 8th क्लास तक। हाँ, 7th 8 तक तो नहीं जाएगा सर, 4th 5 4 तक जाएगा। जब सर 4th 5 तक 4 तक जाएगा। हमारे बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं अभी भी गांव में जो कक्षा 4 फेल थे, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमको गाइड कर रहे हैं, वो समाज में एक बहुत ही प्रतिष्ठित लाइफ जी रहे हैं। तो आप उसको एकेडमिक ज्ञान तो 4 तक का ही दे पाएंगे, लेकिन सामाजिक ज्ञान, कौशल ज्ञान उसको आप बेहतरीन दे सकते हैं। तो इसलिए उसके स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोचिए कि समाज में वैसा क्या काम करे जिससे कि आत्मनिर्भर बन सके। एकेडमिक वो कक्षा 4 तक ही पास कर सकता है। बाकी NIOS के माध्यम से सर्टिफिकेट वो BA का ले ले, अलग बात है, लेकिन उसका जो मानसिक आयु है वो 4 पास करने वाली है। और अगर वो माइल्ड होगा, 50-70 के आसपास होगा, 50 से 70 में मतलब 70 वाला लिमिट में होगा, तो वो ज्यादा ज्यादा 6 पास कर पाएगा, 5 पास कर पाएगा। इससे ज्यादा अपने दम पे वो नहीं पास कर सकता। क्या और किसी के कोई प्रश्न है? जी सर, आपने अभी बताया ना ब्लड मतलब एक का मदर का नेगेटिव या पॉजिटिव वाला, थोड़ा सा ये बता दीजिए दोबारा से। RH एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे देश में कोई व्यक्ति मरता है, ऐसे असमय मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो हम लोग उसका बहुत जांच वाच नहीं करते अनलेस उसमें कोई FIR न हो जाए, तभी हम लोग उसमें कुछ मेहनत करते हैं। देशों में चूंकि उनके पास डॉक्टर की कमी नहीं थी, समय की कमी नहीं थी और जनसंख्या कम थी, तो उन लोगों ने रिसर्च करना चालू कर दिया। तो एक बंदर मर गया था और उस बंदर पे रिसर्च चालू हुआ। रिसर्च करते करते पता चला कि उसके अंदर एक नई प्रोटीन है, और वो प्रोटीन कई लोगों ने, बंदर का नाम था रिसस, जो R से शुरू होता है, H पे खत्म होता है, इसलिए उस प्रोटीन का नाम कहा गया RH प्रोटीन। और जब भारत में देखा गया तो करीब 94% लोगों के अंदर, 93% लोगों के अंदर वो प्रोटीन है। जिनके शरीर में वो प्रोटीन है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। और जिनके शरीर में प्रोटीन नहीं है उनको कहा जाता है AB निगेटिव, O निगेटिव, B निगेटिव, ऐसे करके निगेटिव लिखा रहता है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन में दिक्कत आती है, जब बच्चा अगर जो है पॉजिटिव हो और माँ निगेटिव हो, या माँ पॉजिटिव हो बच्चा निगेटिव हो, तो दोनों ब्लड जो है एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और अगर गलती से दोनों का खून मिल गया तो एक दूसरे से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं। ये खून मिलने का चांस आता है कब? जब वो बच्चा पैदा हो रहा होता है, पहला वाला बच्चा। वो उस समय उसका जो नारी है, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, वो फट जाता है, रप्चर हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया ना कोरोना के एग्जाम्पल, वो सेंसिटिव हो जाता है उस पर्टिकुलर खून के प्रति माँ, तो माँ अपने अंदर एक सेना बनाती है उसको मारने के लिए। लेकिन पहला बच्चा ठीक ठाक निकल जाता है, लेकिन दूसरा जो ही पेट में आता है तो सेना पहले से विद्यमान रहती है, उस बच्चे को मार देती है। ये तब होता है जब अगर माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है। सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, अगर माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और पिताजी का पॉजिटिव। तो अगर पिता का पॉजिटिव है, माँ का पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। माँ का निगेटिव है, पिताजी का निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पिताजी का निगेटिव है, माँ का पॉजिटिव है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन एक ही कंडीशन में
साइंस ने खोजा है कि जब माँ का निगेटिव है और पिताजी का पॉजिटिव है तो इस तरह के चांस आने की दिक्कत है। और ये चांस तब ज्यादा आ जाते हैं। मैं आपको इनडायरेक्ट क्या डायरेक्ट बोल देता हूँ, हम लोगों के बहुत सारे लोगों के नाजायज संबंध हो जाते हैं शादी से पहले, खास करके महिलाओं के। ठीक है, मैं पुरुषों के होते हैं, महिला पुरुष सबके होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं। और उस नाजायज संबंध के चलते या जायज संबंध के चलते ऐसा कोई बच्चा हम गिरा देते हैं जो कि इस RH पॉजिटिव निगेटिव के का कॉन्सिक्वेंस था, और उसको हम एबॉर्ट कर देते हैं या डिलीवर कर देते हैं, और उसका कहीं गिनती नहीं होती है एबॉर्शन में। और जब हम रियल बच्चा पैदा कर रहे होते हैं तो हमको लगता है ये हमारा पहला है, जबकि एक RH निगेटिव पॉजिटिव वाला बच्चा निगेटिव मदर गिरा चुकी होती है, तो उनका ब्लड ऑलरेडी सेंसिटिव हो चुका होता है। और ये वाला बच्चे को डॉक्टर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि माँ तो छुपाए रहती है, बताती नहीं कि हमने एक पहले डिलीवरी कर रखी है और पहले से RH सेंसिटिव है। तो जनरली क्या होता है कि वो बच्चा पहला वाला ही गड़बड़ हो जाता है, जबकि रूल ये है कि पहला बच्चा अच्छा पैदा होगा और दूसरे में ही गड़बड़ होगी। तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर को सही बात बता दो, तो उसका एक इंजेक्शन बना लेंगे। जैसे कोरोना का अभी क्या वैक्सीन ढूंढी जा रही है, ऐसे उसका एक वैक्सीन तैयार है पहले से। जब ही बच्चा पैदा होगा इमीडिएटली माँ को इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो जो RH सेंसिटिव हो गई है माँ, वो सेंसिटिवपन खत्म कर दे। हमें लगता है जो पहले पंडित जी लोग गुण दोष विचारा करते थे, 32 गुण मिल रहा है, 36 गुण मिल रहा है, कुछ यही सब ढूंढ लेते थे कुंडली वगैरह में, और ऐसी शादियां रोक देते थे। मैं बहुत सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो उनके पास साइंस थी जो ढूंढ लेते थे। वो कहते थे एक गोत्र में शादी मत करो, एक गोत्र में शादी न करो। उसका यही मेन कारण था, क्योंकि अभी कंसेंगुअस मैरिज में बहुत सारे तकलीफें हो रही है, उसमें विजुअल इंपेयरमेंट हो रही है, हियरिंग इंपेयरमेंट हो रही है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो बहुत ज्यादा हो रही है। अगर एक ही गोत्र में शादी हो गई, एक तरह के जी शायद जवाब दे दिया मैंने, और यूपी वाली भाषा में दे दिया। जी सर, बिल्कुल स्पष्ट बताया आपने। ये फैक्टर का जो बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रीति मौर्य या शालिनी बिटिया, जिनको भी इस तरीके का ये भाव आ रहे हैं RH फैक्टर में, या जन्म के पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद के क्या क्या कारण होते हैं जिनके कारण दिव्यांगता की स्थिति, जिसमें दृष्टिबाधिता आ सकती है, जिसमें श्रवणबाधिता आ सकती है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये चीजें क्लियर की गई होंगी कि वहां पर कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या क्या हो सकती है। सर ने जो RH फैक्टर की चर्चा की है, बहुत सरलता के साथ सर ने उस बात को बताया है, शोध को भी एक छोटे शब्दों में आपके सामने सर ने उपस्थित किया है। आप उसमें देखेंगे ना, तो वहां पे इस बात की विस्तृत चर्चा आपके लेक्चरर साहब किए होंगे, और अगर उसको समझने में आप परेशानी हो रही है तो उस पर और क्लासेस देखी जाएंगी। सर का समय हमने 1 घंटे लिया था, लेकिन सर का आशीर्वचन हमें लगभग 1.5 घंटे से मिल रहा है, और मुझे मालूम है कि सर विभागाध्यक्ष हैं, उनके पास 1-1 मिनट का बड़ा महत्वपूर्ण समय है। सर का राष्ट्रीय संस्थान में है, तो पूरा का पूरा एक सिस्टम ही देखना होता है। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और धन्यवाद ज्ञापन हेतु अपने बड़े भाई श्री दीपक जायसवाल सर को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और सर का वोट ऑफ थैंक करें आज। आलेन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ढेर सारा आभार। जैसी उम्मीद थी, एक तो संजोग था कि आप का जब तक आप यूपी में थे, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में और मीटिंगों में आपको लोग सुनते रहे, लेकिन अचानक बीच की समयावधि में आपको सुनना संभव नहीं रह गया था। और जैसे ही आपका नाम वक्ता के रूप में आदरणीय नागेश सर द्वारा घोषित किया गया, ये उम्मीद थी कि आपका उन दिनों का अनुभव जरूर हम लोग प्राप्त कर पाएंगे, और ये अपेक्षा पूरी हुई। पूर्ण विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे सभी छात्र निश्चित रूप से आज के उद्बोधन से लाभान्वित हुए होंगे। बहुत सारे ऐसे बिंदुओं पर आपने एकदम व्यवहारिक रूप से चर्चा की, अधिगम कराया
कि जिनको शायद सैद्धांतिक रूप से क्लास में हम लोग समझा नहीं पाते और उन सब व्यवहारिक शब्दों का उपयोग शायद नहीं कर पाते, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक तो आपका उद्बोधन हम सभी को तकनीकी ने उपलब्ध कराया, लखनऊ के पटल पर बहुत दिनों बाद आप जुड़े, इसके लिए भी आपको ढेर सारा आभार। और प्रशिक्षण केंद्र के बहुत सारे अध्यापक गण, बहुत सारे आईटी और आरटी आपके समय की बनाई हुई व्यवस्था में जो अभी भी कार्यरत हैं, वो लोग भी जुड़े रहे। उन लोगों को भी तमाम सारी व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं और इन्हीं पटल के माध्यम से उसका भी निराकरण किए जाने का प्रयास रहता है। वो मुझे लगता है कि आज के आपके उद्बोधन से उनकी भी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं। सर, आपने अमूल्य समय दिया इस पटल पे, आपका बहुत बहुत आभार, ढेर सारा धन्यवाद। एवं हम अपने शुभचिंतक, अपने परम ओजस्वी नागेश सर का भी ढेर